हेलो फ्रेंड्स एंड मैडम स्टूडेंट, बायो स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मैथडोलॉजी जिसका कि सब्जेक्ट कोड BP801T है, उसके यूनिट 2 में अभी हम लोग चैप्टर सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखेंगे। इसमें हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के जो स्टेप्स हैं उनको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है उसको देखेंगे और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं तो हाइपोथेसिस क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में परिकल्पना बोलते हैं। अगर हम लोग कोई भी चीज़ के लिए कोई अजम्पशन करते हैं, कोई भी चीज़ मानते हैं या गेस करते हैं तो उसको हम लोग सिंपली हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और उस हाइपोथेसिस को अगर हम लोग अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर रहे हैं, हम लोग उसमें कोई भी चीज़ पहले से मान ले रहे हैं और उसके बाद में फिर अपनी कैलकुलेशन को करके ये देख रहे हैं कि जो हमने माना था वो सही था कि गलत था, उसको हम लोग यहाँ पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है उसको अगर देखें तो ये क्या होता है। ए स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज ए स्टेटमेंट और अजम्पशन अबाउट ए पॉपुलेशन पैरामीटर और ए डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन बी टेस्टेड यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड। तो जो हमारे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वो क्या है, ये हमारे जो पॉपुलेशन पैरामीटर है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए लिया गया हमारा कोई अजम्पशन या स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके टेस्ट करने का यहाँ पे सिंपली काम करते हैं। अगर इसको एक सिंपल एग्जांपल से मैं लूं तो अगर कोई आदमी को जो पुलिस वाले हैं वो क्राइम करते हुए अगर अरेस्ट करते हैं तो उसके बाद में उसको वो जज के सामने लेके जाते हैं और हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अनुसार जब तक किसी का गुनाह सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसको निर्दोष माना जाता है। तो वहाँ पे जो जज होगा वो उसको स्टार्टिंग में क्या मानेगा कि वो जो पर्टिकुलर आदमी है वो निर्दोष है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होंगे और जो वकील होंगे वो उसके खिलाफ जो सबूत वगैरह है उनको जब पेश करेंगे और जो जज है वो उन सबको प्रॉपरली एनालाइज करेगा और उसके बाद में वो अगर ये पाएगा कि हाँ जो पर्टिकुलर आदमी है उसने क्राइम किया है तो वो उसको उसके अनुसार जो सजा है वो देगा। अगर वो जो भी सबूत है उनको देखने के बाद में अगर वो ये आइडेंटिफाई करता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है तो वो उसको छोड़ देगा। तो स्टार्टिंग में जो जज है उसने क्या हाइपोथेसिस की कि जो पर्टिकुलर आदमी है वो निर्दोष है, उसने किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं किया है। उसके बाद में फिर हमारे जो स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स वगैरह है उसके खिलाफ जो सबूत वगैरह है वो पुलिस वाले और जो वकील वगैरह हैं वो पेश करेंगे और उसके बेसिस पे फिर वो एक स्टेटमेंट जो जज है वो तैयार करेगा कि पर्टिकुलर आदमी निर्दोष है कि उसने दोष किया है और उसके अनुसार वो उसको या तो छोड़ देगा या फिर सजा देने का काम करेगा। ऐसे ही जब भी हम लोग कोई स्टैटिस्टिकल जो एनालिसिस है वो करते हैं तो उसमें हम लोग सबसे पहले कोई एक जो अजम्पशन है वो तैयार कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग उसके बेसिस पे अपने स्टैटिस्टिकल जो मेथड है उसको यूज करके उसको टेस्ट करते हैं और फिर हम अपने जो भी पॉपुलेशन है उसके ऊपर एक कंक्लूजन पे आने का काम करते हैं और इसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग इसके गोल के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, द गोल ऑफ इट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द सैंपल डाटा। तो जो भी हमारा पॉपुलेशन है उसके ऊपर जो सैंपल डाटा है उसको यूज करके उसके बेसिस पे हम एक जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है उसको यूज करके। तो हम जो भी हमारा ओवरऑल डाटा है उसके ऊपर पहले एक अपना कोई स्टेटमेंट या जो अजम्पशन है वो पहले से बना लेते हैं। उसके बाद में जो सैंपल डाटा हमारे पास है उसकी फिर हम लोग स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज करके एनालिसिस करते हैं और फिर ये चेक करने का काम करते हैं कि जो हमने स्टेटमेंट बनाया है या अजम्पशन किया है वो सही है कि गलत है। तो इसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो अब अगर हम लोग देखें तो जो हमारे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस या H0 से इंडिकेट करते हैं। तो आइए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिर नल हाइपोथेसिस क्या होता है। अक्सर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या है, ये क्या है, दिस हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एन अजम्पशन दैट देयर इज नो इफेक्ट, नो डिफरेंस, नो रिलेशनशिप इन द
पॉपुलेशन। तो अगर हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी उनके बीच में रिलेशनशिप नहीं है, ये इस प्रकार की जो हमारी हाइपोथेसिस है इसको हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं कि हम अगर ये माने कि कोई भी इफेक्ट हमारे पॉपुलेशन पे नहीं है, कोई भी हमारे पॉपुलेशन में और हमारे डाटा में कोई डिफरेंस नहीं है, उनके बीच में कोई अलग प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको इस टाइप के अजम्पशन को हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब आइए अगर हम लोग इसके एक जो सिंपल एग्जांपल है अगर उसको देखें तो ये क्या है, देयर इज नो डिफरेंस इन द मीन टेस्ट स्कोर बिटवीन द स्टूडेंट्स हु स्टडीज विद द मेथड ए एंड स्टूडेंट हु स्टडीड विद मेथड बी। तो अगर हमारे पास दो प्रकार के स्टूडेंट हैं, एक प्रकार का स्टूडेंट मेथड ए से पढ़ाई कर रहा है और दूसरे प्रकार का जो स्टूडेंट है अगर वो मेथड बी के यूज करके अगर पढ़ाई कर रहा है, तो हमारी नल हाइपोथेसिस क्या है कि जो भी ये हमारे ये दो प्रकार के स्टूडेंट हैं इनके मीन टेस्ट स्कोर में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमारा जो मेथड ए है उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी जो मीन स्कोर आएगा या उनका एवरेज स्कोर है वो हमारे मेथड बी से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के जो एवरेज स्कोर है उसके बराबर होगा। तो अगर हम लोग ये मान लें कि कोई भी इन दोनों का अलग अलग इफेक्ट नहीं है, इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनके बीच में कोई भी अलग प्रकार का रिलेशनशिप नहीं है, तो इस तरीके की हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जैसा कि मैंने इसके पहले भी एग्जाम्पल लिया कि अगर जो जज है वो ये मानता है कि जो पर्टिकुलर आदमी आया है जिसको पुलिस वाले पकड़ के लेके आए हैं उसने किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है, वो जो है इनोसेंट है, तो वो उस प्रकार का जो हमारी हाइपोथेसिस है उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी नल हाइपोथेसिस है एच नॉट या एच जीरो, इसमें द मीन इज इक्वल टू मीन जो है जीरो या जो म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो। यहाँ पे जो म्यू है वो हमारे सैंपल का मीन है और जो यहाँ पे म्यू जीरो है वो हमारे पॉपुलेशन का जो मीन है। नहीं, ये उल्टा हो गया, जो यहाँ पे म्यू है वो हमारे पॉपुलेशन का मीन है और ये हमारे जो म्यू जीरो है ये हमारे सैंपल का मीन है। और अगर इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों इक्वल है, तो इसी को हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं या एच जीरो से इसको इंडिकेट करते हैं। अब आइए हम लोग जो दूसरे टाइप की हाइपोथेसिस है जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, ये क्या है, द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस दैट कॉन्ट्रडिक्ट द नल हाइपोथेसिस। मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारी वो हाइपोथेसिस है जो कि नल हाइपोथेसिस को कॉन्ट्रडिक्ट करती है, वो उसका विरोध करती है। मतलब कि अगर कोई ये मान ले कि जो पर्टिकुलर आदमी है जो कि जो जज साहब है उनके सामने आके पेश किया गया है, वो उसने क्राइम किया है, वो पहले से ही मान ले रहा है कि हाँ उसने क्राइम किया है। मतलब जो पुलिस वाले हैं वो पहले से ही मान के बैठे हैं कि उसने क्राइम किया है, इसी वजह से वो उसको पकड़ के लेके आए हैं। और जो उसके अगेंस्ट वकील है वो भी पहले से ही मान के बैठा है कि हाँ उसने क्राइम किया है। तो अगर जो नल हाइपोथेसिस है उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में कोई हम हाइपोथेसिस को प्रिपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग नल हाइपोथेसिस के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। और ये क्या सजेस्ट करता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे इट सजेस्ट दैट देयर इज ए डिफरेंस, जो वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट, डिफरेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द जो है पॉपुलेशन। तो यहाँ पे इस प्लेस पे जो हमारी नल हाइपोथेसिस थी वहाँ पे क्या था, नो इफेक्ट था। और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अनुसार एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट यहाँ पे है। इसमें हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था कि कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें हम ये देखते हैं कि डिफरेंस है। और यहाँ पे हमने बात किया था कि कोई रिलेशनशिप नहीं है और यहाँ पे हम लोग ये मानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन के साथ में उसका रिलेशनशिप है। तो अगर हमारी जो हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस का विरोध कर रही है, उसके उल्टी है, तो उस कंडीशन में उस टाइप की हाइपोथेसिस को हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। तो हमने इसमें जो नल हाइपोथेसिस है उसमें देखा कि यहाँ पे जो एच नॉट है या एच जीरो है उसमें जो हमारा म्यू है वो म्यू जीरो के इक्वल है। और अगर इसके उल्टा हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा और इसको हम लोग H1 से इंडिकेट करते हैं, तो जो हमारा H1 है उसमें क्या है, द म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो। हमारा जो म्यू है वो म्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा। तो अगर इक्वल नहीं है तो क्या है कि जो H1 है या तो उसमें जो म्यू है वो म्यू जीरो से ज़्यादा होगा या जो हमारा म्यू है वो म्यू जीरो से कम होगा। दो कंडीशन यहाँ पे हमें आते हुए
देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग सेम जो हमने नल हाइपोथेसिस में एग्जाम्पल लिया था, उसी का उल्टा एक एग्जाम्पल लें कि जो कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सिद्ध करे, तो वो क्या है, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन टेस्ट स्कोर बिटवीन द स्टूडेंट्स स्टडिंग विद द मेथड ए एंड स्टूडेंट स्टडिंग विद द मेथड बी। तो हमारे वो स्टूडेंट जो कि मेथड ए से पढ़ रहे हैं और वो स्टूडेंट जो कि मेथड बी को यूज करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके जो टेस्ट स्कोर है उसके मीन में यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये हमारी हाइपोथेसिस यहाँ पे है और इसको हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो एक बार इसको फिर से अगर हम लोग देखें तो नल हाइपोथेसिस क्या है। नल हाइपोथेसिस के अनुसार हमारी पॉपुलेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है और कोई भी उनके बीच में अगर रिलेशनशिप नहीं है, तो इस टाइप की हमारी हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस कहलाती है। और इसमें जो पॉपुलेशन का मीन है वो सैंपल के मीन के इक्वल होता है। और अगर हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बारे में बात करते हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी वो हाइपोथेसिस होती है जो कि नल हाइपोथेसिस को जो है कॉन्ट्रडिक्ट करती है, उसके विरोध में होती है, उसकी उल्टी जो हाइपोथेसिस है वो हमारी यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाती है। तो आई थिंक सो नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, दैट इज द फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। हमें सबसे पहले अपनी नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना है। तो इसमें क्या है, डिफाइन बोथ द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हम अपनी नल हाइपोथेसिस को भी डिफाइन कर दें और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी क्या है उसको भी डिफाइन कर दें। लाइक एक सिंपल एग्जांपल लो, तो अगर कोई मेडिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को अपनी कोई नई दवा देता है और ये कहता है कि ये जो दवा है वो पर्टिकुलर इस रोग के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, तो जो डॉक्टर है वो बेसिकली दो हाइपोथेसिस वहां पे फॉर्म करेगा। पहली हाइपोथेसिस क्या होगी कि इस दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ये नल हाइपोथेसिस है। और दूसरी हाइपोथेसिस क्या होगी कि इस दवा का इफेक्ट होगा, तो वो जो हाइपोथेसिस है वो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जब भी कोई टेस्टिंग करते हैं तो अपनी नल हाइपोथेसिस को भी और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी डिफाइन करते हैं। उसके बाद में जो दूसरा स्टेप है वो क्या है, सेट द सिग्निफिकेंस लेवल, दैट इज अल्फा। अब हम लोग यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो क्या है उसको सेट करते हैं। तो ये क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड एट विच यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हमारे जो नल हाइपोथेसिस है उसके रिजेक्ट होने का जो हमारा थ्रेशोल्ड है प्रोबेबिलिटी का, उसको ही हम लोग यहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो अधिकतर जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसकी हमारी जो वैल्यू है वो 5 से लेकर के 1% के बीच में होती है, या 0.05 से लेकर के 0.01 के बीच में होती है। तो अगर कोई जो डॉक्टर है वो यहाँ पे हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है वो कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसने दो हाइपोथेसिस तो पहले बना ली, एक नल हाइपोथेसिस की दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और दूसरी हाइपोथेसिस उसने ये बनाई कि जो दवा है उसका कोई इफेक्ट होगा। तो अगर दवा का इफेक्ट 5% से वो उसने वहाँ पे थ्रेशोल्ड क्या कर दिया कि 5%, 5 से 1% तक उसने उसका थ्रेशोल्ड कर दिया। तो अगर जो दवा का इफेक्ट 5% से ज़्यादा आएगा तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस कि दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर उसका इफेक्ट 5% से कम आ रहा है तो उसकी जो नल हाइपोथेसिस है कि दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा कि 5% आया है इसका मतलब इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आया है। तो इस तरीके से उसके बाद में हम लोग एक सिग्निफिकेंस लेवल को सेट करते हैं, और ये हमारा वो प्रोबेबिलिटी का थ्रेशोल्ड होता है जहाँ पे हम लोग अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। और इसको हम लोग अधिकतर 5% से लेकर के 1% के बीच में इसकी जो वैल्यू है उसको रखते हैं, और या 0.05 से लेकर के 0.1% तक की इसकी वैल्यू रखते हैं। उसके बाद में जब हम लोगों ने अपना जो सिग्निफिकेंस लेवल है अल्फा है उसको सेट कर लिया, अब जो तीसरा स्टेप हमारा है वो यहाँ पे क्या है, दैट इज द सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब हमें यहाँ पे जो भी हमारा डाटा है उसके अनुसार जो स्टैटिस्टिकल हमारे टेस्ट है उनमें से कौन सा टेस्ट हमें परफॉर्म करना है उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो डिपेंडिंग ऑन द डाटा टाइप एंड द हाइपोथेसिस यू मे यूज
टेस्ट। तो यहाँ पे हमारे डाटा हमारा किस टाइप का है या हमारी हाइपोथेसिस क्या है, उसके अनुसार हम लोग अलग अलग जो टेस्ट है उनमें से किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। वो लाइक टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, जो चाई स्क्वायर टेस्ट है वो हो गया, एनोवा हो गया, और भी जो हमारे टेस्ट हैं उनको हम लोग यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं। और ये सारे के सारे हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड हैं जिसको यूज करके हम लोग अपने जो स्टैटिस्टिकल डाटा है उसको कैलकुलेट करने का काम करते हैं। और इनमें से जो भी आपके सिलेबस में होंगे उनको हम लोग आगे की वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे और उसको फिर यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। वहाँ पे आपको इन सब के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इनमें से किसी भी एक टेस्ट जो कि हमारे जो डाटा टाइप है या हाइपोथेसिस है उसके लिए बेहतर है उसको सेलेक्ट करने का काम करते हैं। तो अब हमने मेथड को भी तीसरे स्टेप में यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है उसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम लोग उस मेथड को यूज करके डाटा को कलेक्ट करेंगे। तो जो चौथा स्टेप है वो क्या है, दैट इज द कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा। हम यहाँ पे जो भी हमारा वहाँ पे टेस्ट है उनको परफॉर्म करेंगे और फिर वहाँ पे हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट को कैलकुलेट करने का काम करेंगे। और फिर जो हमारे टेस्ट की वैल्यू आएंगी उसको फिर हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा है जो क्रिटिकल वैल्यू है या जो हमने लिया था सिग्निफिकेंस लेवल, उससे वो ज़्यादा है कि कम है, उसको कंपेयर हम लोग यहाँ पे करेंगे और फिर कंक्लूजन पे आएंगे। तो अब आइए हम लोग जो लास्ट स्टेप है उसका वो क्या है, मेक ए डिसीजन। अब हमें लास्ट में एक डिसीजन लेना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग अपने डिसीजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इस प्लेस पे क्या है, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक दैट इज द जेड इज कंपेयर्ड विद द क्रिटिकल वैल्यू दैट इज द जेड अल्फा एट द गिवन लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस दैट इज अल्फा। तो हमारे जो हमने जो जो वहाँ पे अल्फा प्रिपेयर किया था, जो हमने अल्फा एक जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसको चूज किया था, उस पे जो जेड की वैल्यू है जो कि क्रिटिकल वैल्यू है वो कितनी है, और स्टैटिस्टिकल जो हमने टेस्टिंग की है उसमें हमारी जेड की क्या वैल्यू आई है, उन दोनों को हम यहाँ पे सिंपली कंपेयर करते हैं। और फिर उसको कंपेयर करने के बाद में हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब फिर हम लोग यहाँ पे दो कंडीशंस को ड्रॉ करते हैं। इसमें पहली कंडीशन हमारी क्या है, जो अगर यहाँ पे जो हमारी जेड की जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है उसको वो अगर यहाँ पे जो क्रिटिकल वैल्यू है जो कि जेड अल्फा की वैल्यू है उससे अगर कम आ रही है या उसके इक्वल आ रही है, तो इस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है और उस कंडीशन में हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमने हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की जेड की वैल्यू आई, अगर वो हमारे क्रिटिकल जो वैल्यू है जो कि जेड अल्फा है उससे अगर ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन में हम ये मानेंगे कि इनके बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और उस कंडीशन में हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगी और जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आइए हम लोग ये जो हमारे सब स्टेप्स हैं उनको आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल एक बार और समझ लेते हैं। तो अब हम वहाँ यहाँ पे सेम एग्जाम्पल को लेंगे कि एक कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है किसी कंपनी का, वो उसके कंपनी के द्वारा बनाई गई कोई नई दवाई है और उसको वो डॉक्टर को प्रेस्क्राइब करने के लिए फोर्स कर रहा है कि ये पर्टिकुलर रोग में बहुत अच्छा काम करेगी। तो सबसे पहले जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, एक जो नल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको डिफाइन करेगा। नल हाइपोथेसिस के अनुसार वो ये मानेगा कि उस दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वहाँ पे क्या होगी कि दवा का कोई इफेक्ट है। उसके बाद में जो डॉक्टर है वो क्या करेगा, एक वहाँ पे सिग्निफिकेंस लेवल को सेट करेगा जो कि अधिकतर 5% से लेकर के 1% के बीच में होता है या 0.05 से लेकर के 0.01 के बीच में होता है। और ये बेसिकली हमारे प्रोबेबिलिटी का वो थ्रेशोल्ड है जिसपे हम लोग अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने अप्रॉक्सीमेटली ये मान लेते हैं कि 5% का जो सिग्निफिकेंट लेवल है उसको सेट कर लिया। उसके बाद में जो उस प्लेस पे है डॉक्टर, उसने पेशेंट को वो जो दवाई है वो दी और उसके बाद में वो जो दवा है वो किस चीज़ के लिए है उसके अनुसार वो
क्या टेस्ट परफॉर्म होने हैं उनको सेलेक्ट करने का काम करेगा। अब जो हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उनमें से जो अप्रोप्रिएट टेस्ट है उसको हम यहाँ पे तीसरे स्टेप में सेलेक्ट करेंगे। तो जो हमारा डाटा है या जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके अनुसार हम लोग जो टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है या चाई स्क्वायर टेस्ट है या जो अनोवा जो हमारा यहाँ पे है अनोवा टेस्ट जो कि हमारे स्टैटिस्टिक के अलग अलग टेस्ट हैं, उनमें से किसी भी एक टेस्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जब जो डॉक्टर है उसने ये चीज़ को भी सिलेक्ट कर लिया कि हाँ कौन कौन से टेस्ट किए जाने हैं, तो फिर वहाँ पे वो जो पेशेंट है उससे सैंपल लेता है और डाटा को उन टेस्ट के लिए उस टेस्ट को यूज़ करके एनालाइज करने का काम करता है और फिर उससे जो डाटा आता है उस पे वो फिर अपने उसका डिसीजन है या उसका जो कंक्लूजन है उसको ड्रॉ करने का काम करता है। तो अगर जो हमारा वहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है जो कि जेड है, उसको वो यहाँ पे क्रिटिकल जो वैल्यू है जो कि जेड अल्फा है और इसको हमने क्या जो सिग्निफिकेंस लेवल है जो कि अल्फा है उसको यूज करके इसको कैलकुलेट किया है, उन दोनों को हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। तो अगर वो जो पर्टिकुलर पेशेंट को अगर उसने मेडिसिन को दिया और उसने ये मान रखा है कि 5% का हमारा सिग्निफिकेंस जो लेवल है वो यहाँ पे है, तो अगर जो इफ़ेक्ट आया है वो जो कि यहाँ पे जेड है, अगर वो यहाँ पे जो हमारा जेड अल्फ़ा है उससे जो है कम या उसके इक्वल आता है, हमने ये मान रखा है कि 5% का हमारा जो सिग्निफिकेंस लेवल है वो यहाँ पे है। तो अगर इफ़ेक्ट 5% के बराबर या 5% से कम आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी उनके बीच में सिग्निफिकेंस डिफरेंस नहीं है, कोई भी उपचार वो ट्रीटमेंट वो दवा अच्छे से नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारी नल हाइपोथेसिस जो कि उसने पहले माना था कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि 5% अगर 1-2% इफेक्ट आया भी तो इससे क्या मतलब है, इससे उसको वो अच्छी दवा नहीं मानेगा। दूसरा कंक्लूजन क्या है कि अगर जो हमारी वहाँ पे वैल्यू आई वो हमारी जो यहाँ पे था जो कि सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू थी जो कि जेड अल्फा है, उससे अगर ज़्यादा आती है मतलब 5% से ज़्यादा इफेक्ट हमारी दवा शो कर रही है, तो उस कंडीशन में हमारी जो नल हाइपोथेसिस थी कि दवा का कोई इफेक्ट नहीं होगा वो रिजेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थी जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था कि दवा का इफेक्ट होगा, वो यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। तो आई थिंक सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। तो अब आइए हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो एरर के टाइप्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सिलेबस में आपको टाइप 1 एरर के बारे में स्टडी करना है और टाइप 2 एरर के बारे में स्टडी करना है, और यही दोनों हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के जो एरर हैं उसके टाइप होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरर। हमारे हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग है उसमें 2 प्रकार की जो एरर हैं वो होती हैं, और ये एरर बेसिकली हमारी नल हाइपोथेसिस को लेकर के जो हम डिसीजन को लेते हैं उसके ऊपर ये जो दोनों एरर हैं वो डिपेंड करती हैं। इनमें से जो एक एरर है उसको हम लोग एरर 1 बोलते हैं और दूसरी एरर को हम लोग एरर 2 के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए इन दोनों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो अक्सर एग्जाम में 2 नंबर में इस पे क्वेश्चन आता है कि टाइप 1 एरर क्या होती है या टाइप 2 जो एरर है वो क्या होती है, और ये दोनों बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसको आसानी से आपको याद हो जाएगा, समझ भी जाएंगे। तो टाइप 1 की जो हमारी एरर है वो क्या है, इसमें क्या है, दिस अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू। तो अगर जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो वास्तव में सही थी लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इस टाइप की जो एरर है उसको हम लोग एरर 1 के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली अपने सेम एग्जांपल पे आएँ जो हमने स्टार्टिंग में लिया था कि अगर किसी आदमी को जो पुलिस वाले हैं वो पकड़ के लेके आते हैं और जज साहब के सामने खड़े कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उस प्लेस पे जो जज है वो स्टार्टिंग में ये मानता है कि हाँ ये जो पर्टिकुलर आदमी है इसने कोई क्राइम नहीं किया है, ये निर्दोष है। तो ये हमारी नल हाइपोथेसिस हो गई। उसके बाद में जो पुलिस वाले हैं और वकील हैं वो उसके खिलाफ जो सबूत वगैरह है वो देते हैं, तो उसके बेसिस पे जो जज है वो डिसीजन लेता है। तो वहाँ पे 2 प्रकार की ही गलती हो सकती है। एक गलती ये हो सकती है कि जो पर्टिकुलर आदमी था जिसको पुलिस वाले पकड़ के लेके आए थे उसने कोई गुनाह नहीं किया है लेकिन जज साहब उसको सजा दे देते हैं,
और जो दूसरी गलती हो सकती है कि उसने गुनाह किया है लेकिन जज साहब उसको इनोसेंट प्रूव कर देते हैं। तो ये दो ही गलती यहाँ पे हो सकती हैं। तो इसमें टाइप 1 एरर क्या होगी कि जो नल हाइपोथेसिस है कि वो गुनहगार नहीं है, वो वास्तव में ट्रू है, मतलब उसने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाए और उसको सजा दे दी जाए। तो इस टाइप की जो एरर है उसको हम लोग टाइप 1 एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और अगर इसके स्टेटमेंट को देखें तो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग ए टाइप 1 एरर इज जो है वो डिनोटेड बाय अल्फा। तो हमारे टाइप 1 जो एरर है उसको यहाँ पे होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग सिंपली अल्फा से इंडिकेट करते हैं और इसकी जो हमारी वैल्यू है वो 0.05 या 5% के आसपास होती है, जैसा कि हम लोगों ने जो हमारा था सिग्निफिकेंस लेवल वहाँ पे भी डिस्कस किया था। अब अगर हम लोग यहाँ पे टाइप 1 एरर के बारे में बात करते हैं तो इस पेज पे क्या है, यू फॉल्सली कंक्लूड दैट देयर इज एन इफेक्ट और डिफरेंस व्हेन इन फैक्ट देयर इज नो इफेक्ट। तो अगर हम ये यहाँ पे कंक्लूड कर दें कि कोई वहाँ उनके बीच में जो इफेक्ट था वो था, लेकिन वास्तव में कोई भी इफेक्ट अगर नहीं था और उसके बावजूद हम ये कंक्लूड कर दें कि इफेक्ट था, तो इस तरीके का जो हमारा फॉल्स कंक्लूजन है वो बेसिकली यहाँ पे टाइप 1 जो एरर है वो कहलाता है। आइए अगेन जो एग्जाम्पल है उसको अगर हम लोग देखें तो अगर कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगेन डॉक्टर के पास जाता है, उसकी कंपनी ने कोई नई दवा की खोज की है और वो डॉक्टर से ये कहता है कि ये पर्टिकुलर जो दवा है वो इस रोग में बहुत अच्छा काम करेगी। तो अब हमारा टाइप 1 एरर यहाँ पे क्या हो सकता है कि इस प्लेस पे क्या है, ए ड्रग इज क्लेम टू बी इफेक्टिव इन क्योरिंग ए डिजीज। हम यहाँ पे इस चीज़ का क्लेम कर दें, इस चीज़ को सिद्ध कर दें कि जो ड्रग है वो पर्टिकुलर डिजीज को सही कर रही है, क्योर कर रही है, बट इन रियलिटी इट डज नॉट वर्क। और वास्तव में क्या है कि वो दवा कोई भी वर्क वहाँ पे नहीं कर रही है। तो उस वो दवा वर्क नहीं कर रही है, लेकिन हमसे गलती हो जाए, एरर हो जाए कि हम ये कह दें कि हाँ उसका इफेक्ट हो रहा है, वो रोग को ठीक कर रही है। और ये जो गलती है वो कब हो सकती है, द टेस्ट यहाँ पे इनकरेक्टली फाइंड द एविडेंस ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। तो जो हमने टेस्ट किए वो वहाँ पे इनकरेक्टली अगर इस चीज़ को फाइंड कर ले कि हाँ उसका इफेक्ट हो रहा है, तो उस तरीके उस कंडीशन में हमें टाइप 1 एरर होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर आसान तरीके से कहें कि जो हमारी दवा है उसका वास्तव में कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हम अगर वहाँ पे ये कंक्लूड कर दें कि हाँ दवा का इफेक्ट है, वो पर्टिकुलर डिजीज़ को सही कर रही है, तो इस टाइप का जो एरर है उसको हम लोग टाइप 1 एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं। मीन्स जो नल हाइपोथेसिस है वो सही थी, मतलब दवा का कोई भी इफेक्ट नहीं था, लेकिन उसको हम लोग रिजेक्ट कर दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उसका कोई इफेक्ट है। तो इस तरीके की जो गलती है, एरर है, वो हमारा टाइप 1 एरर कहलाती है। और इसके अगेंस्ट जो हमारा टाइप 2 एरर है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो टाइप 2 एरर है हमारी क्या है, दिस अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। तो अगर कोई जो नल हाइपोथेसिस है हमारी वो वास्तव में गलत है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको मान ले रहे हैं, तो इस टाइप की एरर को हम लोग टाइप 2 एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग अगेन अपने ओल्ड वाले एग्जाम्पल पे आए कि एक जो पुलिस वाले हैं वो एक पर्टिकुलर आदमी को अरेस्ट करके जज साहब के सामने लेके आते हैं और नल हाइपोथेसिस क्या है कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है, वो लेकिन ये फॉल्स है, उसने क्राइम किया हुआ है, वो दोषी है। उसके बाद भी अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस कि उसने कोई भी क्राइम नहीं किया है उसको अगर रिजेक्ट नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हम उसको अगर मान लेते हैं कि हाँ उसने कोई भी क्राइम नहीं किया, वास्तव में उसने क्राइम किया है, लेकिन हम ये मान लें, ये हमारे डाटा है उससे ये सिद्ध हो जाए कि उसने क्राइम जो है नहीं किया हुआ है, तो उस कंडीशन में इस टाइप की जो एरर है वो हमारी टाइप 2 एरर कहलाएगी। अब अगर हम लोग जो इसको देखें तो ये क्या है, यू फेल टू डिटेक्ट एन इफेक्ट और डिफरेंस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट। हम यहाँ पे कोई भी अगर इफेक्ट या डिफरेंस है उसको अगर हम लोग डिटेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में हम ये चीज़ कह देते हैं कि हाँ उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, हम वो देख ही नहीं पाए कि उसका कोई इफेक्ट हुआ, हमने उसको बिना देखे ये कह दिया कि इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट नहीं किया। तो इस तरीके का हमारा जो एरर है उसको हम लोग टाइप 2 एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब आइए इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं, आपको इसका कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से
क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ए ड्रग दैट इज इफेक्टिव इन क्योरिंग ए डिजीज बट द टेस्ट फेल टू डिटेक्ट इट्स इफेक्ट, जो वो लीडिंग टू इनकरेक्ट कंक्लूजन दैट इट हैज नो इफेक्ट। तो हमारी जो दवा है उसमें रोग को सही करने का इफेक्ट है, लेकिन हमारे जो टेस्ट हमने किए उससे उसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई। हमारे पास जो डाटा आए उसके अनुसार उसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध अगर नहीं हुई और हमने वहाँ पे गलत कंक्लूजन कर दिया कि दवा का कोई भी असर नहीं है, वो यहाँ पे हम लोगों ने जो हमारी थी नल हाइपोथेसिस उसको रिजेक्ट नहीं किया कि हमारी दवा का कोई भी असर नहीं है, उसको हमने फाल्सली कंक्लूड कर दिया। लेकिन हमारी दवा का असर था और हमने वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होनी चाहिए थी, लेकिन हमने जो नल हाइपोथेसिस है कि दवा का कोई भी असर नहीं है उसको रिजेक्ट नहीं किया। तो इस टाइप की जो हमारी एरर है उसको हम लोग टाइप 2 एरर के नाम से इंडिकेट करते हैं। और जो टाइप 2 हमारी एरर है उसको यहाँ पे कमिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग सिंपली बीटा से डिनोट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे टाइप 1 एरर की जो हमारी एरर है उसको कमिट होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग अल्फा से जो है डिनोट कर रहे थे, और टाइप 2 एरर को कमिट होने की प्रोबेबिलिटी को हम लोग बीटा से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक जो कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है, एसईएम है, उसको देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है? द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज ए मेजर ऑफ हाउ मच सैंपल मीन दैट इज एवरेज इज एक्सपेक्टेड टू वेरी फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन मीन। हमारा जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है उससे हमारे सैंपल का मीन कितना वेरी हो रहा है, उसी के मेजर को हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के नाम से इंडिकेट करते हैं। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी ये एग्जांपल लिया था कि अगर आपके टीचर आपसे ये कहते हैं कि पर्टिकुलर प्लेस पे जाइए और वहाँ पे जो डायबिटीज़ है उसको लेकर के कुछ इंफॉर्मेशन लीजिए, कोई जो सर्वे है वो कीजिए। तो अगर आप उस प्लेस पे जाते हैं और वहाँ पे टोटल 10,000 लोग रहते हैं, और तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ पे सिंपली देखें तो वो लोग जो कि 50 साल के ऊपर हैं उन्हीं में डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो बच्चे हैं या जो नौजवान हैं उनमें डायबिटीज़ होने के चांसेस कम होते हैं। तो आपके लिए पॉपुलेशन क्या होगी? वो लोग जिनकी की उम्र 50 साल के ऊपर हो। तो अगर उस पर्टिकुलर प्लेस पे 100 ऐसे लोग हैं या 1000 ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 साल के ऊपर है, तो वो हमारे पॉपुलेशन हो गया। अब अगर आप उसमें से 100 लोगों का सैंपल लें और उनसे आप जानकारी को अगर इकट्ठा करते हैं तो उस कंडीशन में आपका सैंपल साइज क्या हो गया? सैंपल साइज हमारा वहाँ पे 100 हो गया। तो पॉपुलेशन कितनी है? दैट इज़ 1000, और आपका सैंपल वो जिससे आपने अपने डाटा को लिया वो कितना था? 100। तो उस कंडीशन में जो सैंपल का हमारा मीन है और जो हमारा ट्रू पॉपुलेशन मीन है उसके बीच के उसमें क्या अंतर है, वो कितना एक दूसरे से वैरी हो रहे हैं, उसी के मेजर को हम लोग सिंपली स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन के नाम से इंडिकेट करते हैं कि जो हमने 100 लोगों से डाटा लिया उसका क्या एवरेज है और 1000 जो टोटल लोग हैं उनका क्या एवरेज है, और इन दोनों में कितना डिफरेंस है, उसी को जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहलाता है। अब ये क्या इंडिकेट करता है? तो ये बेसिकली इट इंडिकेट द ये इंडिकेट क्या करता है? प्रिसीजन को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ द सैंपल मीन एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन। हमारे जो पॉपुलेशन मीन है उसका और जो सैंपल है उसके मीन का प्रिसीजन को इंडिकेट करने का ये सिंपली काम करता है। हमारा जो पॉपुलेशन मीन है और जो सैंपल का मीन है वो जितना पास में होगा, वेरिएशन जितना कम होगा, उतना ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन वहाँ पे कम होगा और हमारी जो एनालिसिस है या रिजल्ट है वो उतना ही प्रिसाइज कहलाएगा। तो आई थिंक सो ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसके फार्मूले को देख लेते हैं। तो ये बेसिकली अगर हम लोग जो हमारा सैंपल जो हमारा यहाँ पे सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है जो कि SD है, अगर उसको हम लोग जो हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है सैंपल के अंदर उसके स्क्वायर रूट से अगर डिवाइड कर देते हैं तो फिर हमारी जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला क्या आ गया? SEM इज इक्वल टू SD अपॉन √n। यहाँ पे जो SD है वो क्या है? जो सैंपल का हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है वो SD यहाँ पे है, और जो n है वो क्या है? हमारा जो सैंपल है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट है, वो बेसिकली टोटल नंबर ऑफ उसके ऑब्जर्वेशन वो यहाँ पे
n है। तो इस तरीके से हम लोग जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और आगे के वीडियोस में जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह को सॉल्व करेंगे अलग अलग टेस्ट को यूज़ करके, तब हम लोग इनके इसको जब न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तो आपको ये और अच्छे तरीके से समझ में आएगा और अच्छे तरीके से ये याद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन होता है वो बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीएशन एसडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये स्टैंडर्ड डिवीएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिवीएशन है हमारे डाटा का वो जितना ही स्मॉलर होगा, कम होगा, उतना ही कम हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी देखने को मिलेगी। और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन जितनी कम होगी उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारा एस्टिमेट यहाँ पे सिंपली कहलाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ जो मीन है वो बेसिकली यहाँ पे जो n है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा n है या सैंपल साइज है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमें SEM कम देखने को मिलेगा और उतना ही एक्यूरेट हमारा रिजल्ट होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी बात किया था, जब हम लोगों ने स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल के बारे में बात किया, तो हमारा सैंपल साइज जितना ज़्यादा होता है उतना ही वो हमारे पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है और उतना ही रिलायबल हमारा उसका रिजल्ट कहलाता है। तो जो सैंपल साइज है या हमारा पॉपुलेशन है, जो कि हमारा सैंपल का साइज है, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कम होगा और उतना ही हमारा जो एस्टीमेट है वो ज़्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। तो हम जब भी अपने एनालिसिस को करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन है उसको कम से कम रखने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारा रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो आई थिंक सो जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसको जो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करने के जो स्टेप्स हैं वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा और स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।